दुर्ग जिले का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, क्या कुछ खबरें जो आज सुर्खियों पर है, इसके साथ ही एसआईआर और धान खरीदी को लेकर क्या कुछ अपडेट हैं? दोनों ही खबरों पर क्या कुछ अपडेट है? हालांकि बीएलओ घर घर दस्तक देना शुरू कर चुके हैं और एक बात यह भी सामने आ रही है कि उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता, यानी कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, उनके द्वारा बनाए गए बीएलओ हों पार्टी के, और या फिर कांग्रेस पार्टी के हों, वो भी बीएलओ के साथ घर घर दस्तक दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक इसका प्रभाव पड़ने की बात सामने आ सकती है कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ अगर सरकार का एक बीएलओ जो है वह घर पहुंचता है तो किसी न किसी दबाव में आ सकता है या किसी प्रलोभन में आ सकता है। तो ऐसे में एसआईआर की रिपोर्ट जो है वह गलत बन सकती है। दूसरी एक बड़ा लकुना सामने आया है कि जिस तरीके से बीएलओ को घर पर पहुंचना है और घर में बैठकर तमाम मौजूद परिवार के सदस्यों का डाटा तैयार करके उसे फॉर्म पे फिलअप करना है और नई फोटो चिपकानी है, तो यह भी होता नहीं दिख रहा है कई जगह पर। और एक बात सामने आ रही है कि खाली ब्लैंक फॉर्म दे दिया जा रहा है जिसमें उनके नाम पते जरूर लगे हैं, पुराना फोटो वोटर आईडी कार्ड का लगा है और उसकी जगह नया फोटो चिपकाना है, तो भर कर इसे स्थानीय कार्यालय को दे देना है। दिसंबर की तारीख तय है, जहां उसे दिसंबर के पहले, यानी कि उस तारीख के पहले, तय तिथि के पहले उसे जमा करना है। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है, किसी मजबूरी बस कहीं फंस जाता है, तो उसका फॉर्म आखिर कौन लेने आएगा और किसको वो सूचित करेगा? क्योंकि स्थानीय बीएलओ के नंबर उसके पास होते नहीं है और ऐसे में मतदान जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, निर्वाचन अधिकारी तक पहुंच पाना हर सामान्य आदमी के लिए वह योग्य नहीं होता। हर सामान्य आदमी वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो इस तरीके से एसआईआर के काम को जिस तरीके से एक लीपापोती के स्तर पर निपटाने की कोशिश की जा रही है, इस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। वहीं आपने पूछा धान खरीदी को लेकर, तो कमलेश्वरी जी, एक बड़ी बात है कि साइबर जो ठग हैं वह हर जगह मौजूद हैं और धान खरीदी को लेकर अभी जोर पकड़ा ही नहीं। कहीं पर अव्यवस्थाएं हैं, कहीं पर असुविधाएं हैं, तो कहीं पर किसान नहीं पहुंच रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों से शासन प्रशासन दो चार तो हो ही रहे हैं। अब साइबर ठगी भी सक्रिय हो गए हैं। वह किसी भी तरह का एक ओटीपी भेजकर मैसेज के थ्रू किसान को ठगने की कोशिश में लगे हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन और दुर्ग पुलिस ने एक अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत किसी भी तरह के ओटीपी और किसी भी तरह की बातचीत जो फोन के माध्यम से हो या व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, तो किसी भी तरह की जानकारी साझा ना करें। एक दिशा निर्देश जारी करके और किसानों को अलर्ट करने की कोशिश जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। वहीं अब एक बात करेंगे राइट टू एजुकेशन का तहत, तो एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिला दिया गया और जब इस पे आरटीआई लगाकर जानकारी मांगा गई तो उसका खुलासा हुआ। अब जिला शिक्षा विभाग जो है इस पर अब तत्काल तो कुछ प्रतिक्रिया आई नहीं है, लेकिन अब एक जरूर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से कड़ाई के साथ बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन दिया गया था, तो अब उसकी वापस जांच पड़ताल की जा सकती है। कहीं किसी पेरेंट्स के द्वारा या किसी एजेंट के द्वारा फर्जी दस्तावेज ले देकर किसी और पैसों के लेन देन के साथ एडमिशन ना करा दिया गया हो। तीसरी एक बड़ी बात सामने आ रही है जिसके बारे में बात करूंगा, दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र के बारे में, कि जहां सुबह सुबह संदिग्ध अवस्था में नाली में पड़े एक युवक की लाश मिली है। कोतवाली पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल जारी है। बताया जा रहा है कि अपोलसाईपारा निवासी संजय यादव नामक युवक की लाश है और अब इस पर आसपास जिस भी तरह के जो चीजें सामने आई हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे वह लोगों के बयान हो, उसके आधार पर अगर हत्या की वारदात होगी तो हत्यारों को खोजने की कोशिश दुर्ग पुलिस के द्वारा की जाएगी। और वहीं एक चौथा बड़ा मसला है कमलेश्वरी जी, डॉग बाइट को लेकर। दुर्ग जो है वह प्रदेश में तीसरे स्थान पर है, 10,500 से भी ज्यादा डॉग बाइट से पीड़ित हैं और हालांकि डॉग बाइट के इंजेक्शन बीच में किसी व्यवस्थाओं के चलते नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वापस सुचारू हो चुके हैं, मिलने लगा है। और एक बड़ा लैकुना सामने आ रहा है नगर पालिका निगम के प्रशासन का कि डॉग्स को लेकर किसी भी तरह की कोई योजना नहीं बनाई जा रही है। बंध्याकरण की योजना आई थी, लेकिन वह भी अब ठंडे बस्ते में जा चुकी है और आवारा कुत्तों पर लगाम कसने को लेकर किसी भी तरह का कोई प्रयास मैदानी स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा है। कमलेश्वरी जी, सुबोध जी, जैसा कि बीच में कहा गया था कि जो डॉग्स हैं उनकी नसबंदी की जाएगी, उनको जो है उनके उचित समाधान किए जाएंगे जिससे डॉग्स बाइट्स की घटनाएं कम हो, तो क्या कुछ ऐसा निगम द्वारा कार्य नहीं किए जा रहे? देखिए कमलेश्वरी, अगर सही बात करें और वास्तविक जमीनी स्थिति के बारे में बात करें तो जितने आवारा कुत्ते यहाँ पर मोहल्लों में या गलियों में घूमते रहते हैं, जो डॉग्स घूमते रहते हैं, और उन्हें लेकर बहुत
सभी कुत्तों की नसबंदी तो नहीं की जा पाती है। कुछ जो बच जाते हैं वह उनका परिवार बढ़ता रहता है, और ऐसी स्थिति में जो बंध्याकरण वाले डॉग हैं उनको अन्यत्र छोड़ना रहता है। आपने जिस जगह से, यानी कि निगम प्रशासन की टीम जहां से उठाकर डॉग को लाई है, जिस भी स्ट्रीट गली मोहल्ले से, तो उसे दूसरे स्ट्रीट गली मोहल्ले या दूसरे नगर, दूसरे जगह क्षेत्र में छोड़ना रहता है। लेकिन वह जहां से उठाते हैं वहीं ले जाकर छोड़ देते हैं। बंध्याकरण के रिपोर्ट भी कई बार असफल दिखाई देते हैं। पता चलता है कि जिस डॉग का बंध्याकरण किया गया है उसका परिवार बढ़ता जा रहा है लगातार। तो ऐसी स्थिति में डॉग्स की संख्या बढ़ जाती है और लगातार डॉग बाइटिंग के केस बढ़ने लगते हैं। कहीं ना कहीं निगम प्रशासन और जिला प्रशासन को एक साथ मिलकर, आम लोगों के साथ एक साथ मिलकर इस तरह के मामलों का निराकरण करना चाहिए, ताकि डॉग बाइट के केस अधिक ना आए। कमलेश्वरी जी बिल्कुल, जो है डॉग्स बाइट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको रोकने की बेहद जरूरत है। फिलहाल तमाम जानकारियों का आपका धन्यवाद सुबोध। और यह हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जी ने बताया कि डॉग्स बाइट की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ऐसे में जिला प्रशासन और निगम प्रशासन को एक साथ आकर काम करने की बेहद जरूरत है, क्योंकि लगातार डॉग्स बाइट की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे लोगों की कई बार जान पर भी बान आती है।